आप सभी प्यारे सदस्यों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं रवि तिवारी आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं ठीक हूं, आप लोगों की दुआएं हैं। आज हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण क्लास करनी है और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 महीने के करंट को हम लोग तैयार करें और जो है थोड़ा सा जल्दी इस सेशन को हम लोग करेंगे और परीक्षा आपकी नजदीक है और एक करंट पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पूरी तैयारी की गई है और अच्छे से हम लोग इसको करते हैं और जो है ठीक है। डेंगू हुआ है मुझे, प्लेटलेट्स मेरे 66-67 हजार के आसपास हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मैं पूरे दिन में से अभी उठा हूँ और आपके बीच हूँ और आपको पढ़ा के फिर तुरंत घर जाऊंगा और इसके बाद फिर लेटूंगा, फिर अगली क्लास के लिए फिर उठूंगा। यही काम करना है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि जो है पेट की परीक्षा के लिए जितनी जरूरी सामग्री है छोटे छोटे वीडियो से आपको पहुंचा सकूं, क्योंकि आप सभी लोग जो है इंतजार करते हैं वर्ष भर इस कक्षा के लिए और ये मेरा दायित्व है कि मैं इसको किसी भी कंडीशन में पूरा करूं। ठीक है, चलिए आइए इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ज्यादा बातचीत आज आप लोगों से नहीं करूंगा और आप लोग भी जो है कोशिश करिएगा कि चीजों को जल्दी जल्दी से कवर करें। आइए, यह है आज की क्लास है जो हम लोग करने चल रहे हैं। यह आपके मैराथन क्लासेज के शेड्यूल है जो आप आज देख रहे हैं। ये मैराथन क्लासेज आपकी 15 तारीख से शुरू हो रही है। सभी विषयों के मैराथन आपके होंगे। इस शेड्यूल को एक बार देख लीजिए। संदीप सर इसको एक बार पुनः अनाउंस कर देंगे अच्छे से विधिवत। 15 तारीख से आपकी समस्त मैराथन कक्षाएं शुरू हो रही हैं। ये आपके शेड्यूल है ना, 15 से। तो 15 से आपको इन कक्षाओं को लेना है। ठीक है, कितना भी मैं बीमार रहूं, जब आपके बीच में आ जाता हूं तो है ना सारी एनर्जी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 15 तारीख से बेटा आपकी जो है क्लास है। अगली क्लास जो मेरी है वो मैं जो है 16 तारीख को लूंगा आप लोगों की। 16 तारीख को भी आप तैयार रहिएगा। 16 को मैं फिर से क्लास लूंगा। ठीक है, तब तक मैं और ठीक हो जाऊंगा और फिर आगे की चीजें धीरे धीरे होती रहेंगी। सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा और जो है आप देखिएगा कैसे करना है इसको। ठीक है, यारो यारो का बैच है नया, जिसको ज्वाइन करना हो बेटा। और बाकी मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोज आपको रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दूंगा, जो करंट और स्टैटिक जीके के हैं। कल से 10-10 15-15 मिनट के वीडियो कुछ करंट अफेयर्स के होंगे और कुछ स्टैटिक जीके के परसों से देना शुरू करूंगा। तो इस चैनल पर आएंगे छोटे छोटे वीडियो, उसको तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। आइए, ये टेलीग्राम है जिस पर इसका पीडीएफ मिलेगा। बाकी किसी दिक्कत के लिए आप जो है इन नंबर्स पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग इस महत्वपूर्ण सेशन की। पहला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहां पर किया? जो आपके सीमावर्ती गांव होते हैं, सीमावर्ती गांव के अपने कुछ चैलेंज होते हैं और जो सीमावर्ती गांव होते हैं उनकी अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं। तो बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो बुनियादी सेवाएं हैं उनका विकास कर लें और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएं, जिससे उनका पलायन रोका जा सके। और इस प्रक्रिया के लिए इस योजना की जो शुरुआत है वो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किबिथु अरुणाचल प्रदेश से की है। ठीक है, 5 राज्य इसमें शामिल है। शुरुआती दौर पर 5 राज्यों को इसमें लिया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है ना। अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कौन कौन से 5 राज्य है इसमें? हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। 5 राज्य इसको प्रारंभिक समय में लिए गए हैं और इसका सही उत्तर हम लोगों का क्या हो जाएगा? किबिथु अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आइए, ये है आपका और ये आपकी योजना है। ठीक है, शुरुआत में 5 राज्य लिए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और लद्दाख है। जब इस योजना को शुरू किया गया था तो इन्हीं 5 राज्यों से इस योजना को शुरू किया गया था और इन्हीं 5 राज्यों से योजना चल रही है। ठीक है,
अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया? राष्ट्रीय दल ने इस समय वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगर हम देखें कि जो है अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया, तो ये है आम आदमी पार्टी। एक दल को दिया गया और 3 दलों से लिया गया। एक दल को दर्जा दे दिया गया और 3 दलों से दर्जा ले लिया गया। तो इस समय जो 6 जो आपकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कौन-कौन से हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 है। एक को दिया एक ऑलरेडी है और एक से लिया गया है। तो मार्क्सवादी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। सीपीआई-एम जिसको आप कहते हैं वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है। नेशनल पीपल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। ये 6 वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी हैं और 3 पार्टियों से ये दर्जा बेटा लिया गया है। कौन-कौन सी पार्टी से लिया गया है? तो देखो, ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है उनसे दर्जा ले लिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआई है उससे दर्जा ले लिया गया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो शरद पवार जी की पार्टी है उससे दर्जा वापस ले लिया गया है। तो 3 पार्टियों से दर्जा वापस ले लिया गया है और एक पार्टी को दिया गया है। तो इस समय कितनी है? 6 है और ये 3 पार्टियां वो हैं जिनसे दर्जा वापस लिया। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में कितनी है और किसको नया दर्जा दिया गया है। तो इस समय आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। क्लियर है? चलिए, अप्रैल 2023 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? ठीक है, समग्र श्रेणी की हम लोग बात कर रहे हैं। 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए, है ना? 4 श्रेणी इसकी बनाई गई थी। तो इसमें समग्र रूप से अगर हम लोग देखें कि शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया, तो समग्र रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया इसमें कर्नाटक ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, कर्नाटक ने सही से शीर्ष स्थान प्राप्त किया समग्र रूप से, है ना? फ्रंट रनर में। ठीक है, फ्रंट रनर में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस पर देख लीजिए। देखिए, 4 स्थितियां थी इसकी। 4 स्थितियों में फ्रंट रनर में सबसे ऊपर रहा कर्नाटक, दूसरे में अचीवर की स्थिति थी जिसमें सबसे ऊपर रहा असम, तीसरे में कंटेंडर की स्थिति थी जिसमें सबसे ऊपर रहा चंडीगढ़ और चौथी एस्पिरेंट की स्थिति थी जिसमें सबसे ऊपर रहा तमिलनाडु। अगर समग्र श्रेणी में पूछा जाए तो सबसे ऊपर कौन सा है? कर्नाटक। आपसे ये पूछा जाता है कि जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया, तो उत्तर प्रदेश को कंटेंडर की श्रेणी में रखा गया यहाँ पर और कंटेंडर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने 49 अंक प्राप्त किए। मतलब कंटेंडर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 30 मतलब लास्ट में ही था। अगर थोड़ा सा और बढ़ जाता तो अचीवर की श्रेणी में आ जाता। तो उत्तर प्रदेश को कंटेंडर की श्रेणी में रखा गया 49 अंकों के साथ 30वीं श्रेणी में। तो अब सबसे अगर हम सर्वश्रेष्ठ स्थान की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ स्थान जो हमारा प्रश्न था उसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? आपका कर्नाटक का सर्वश्रेष्ठ स्थान आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? 2 श्रेणियां इसमें बनाई गई, एक तो बड़े राज्य की श्रेणी बनाई गई और एक छोटे राज्य की श्रेणी बनाई गई। ठीक है, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ कर्नाटक को। ठीक है, कर्नाटक का जो स्थान था वो कौन सा था? शीर्ष। और उत्तर प्रदेश का स्थान अंतिम था। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जस्टिस रिपोर्ट में अगर हम बड़े राज्यों की श्रेणी में देखें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में यहाँ पर बेटा 2 चीजें स्पष्ट कर लीजिए कि जो सबसे ऊपर स्थान है वो तो उत्तर प्रदेश कर्नाटक का है और सबसे नीचे जो स्थान है वो किसका है? बताइए, उत्तर प्रदेश का है। इसी प्रकार अगर हम छोटे राज्यों की श्रेणी देखें तो छोटे राज्यों में भी अगर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर जो स्थान रहा वो सिक्किम का रहा और सबसे नीचे जो स्थान रहा सिक्किम सबसे ऊपर रहा और सबसे नीचे जो स्थान रहा वो गोवा का रहा। गोवा का स्थान सबसे नीचे रहा। तो छोटे राज्यों की श्रेणी में अगर हम लोग देखें तो गोवा सबसे नीचे है और सिक्किम सबसे ऊपर है और बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर हम लोग देखें तो कर्नाटक शीर्ष से और उत्तर प्रदेश अंतिम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो गया? शीर्ष स्थान पूछा गया, कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, जून 2023 में प्रकाशित ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? यहाँ पर आपको यह भी बताना है कि भारत की रैंक कौन सी हुई और पहला स्थान किसका था और अंतिम स्थान यहाँ पर किसका था। तो अगर हम ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट देखें बेटा तो कुल यहाँ पर 140 देशों को शामिल किया गया था जिसमें शीर्ष स्थान जो है वो आइसलैंड का है। आइसलैंड बेटा यहाँ पर शीर्ष स्थान पर है, शीर्ष। और जो अंतिम स्थान है बेटा यहाँ पर अंतिम वो अफगानिस्तान का है।
अफगानिस्तान का जो स्थान है वो बेटा अंतिम है। ठीक है, भारत का स्थान यहाँ पे 127वां है। ठीक है, लेकिन 140 देश कुल थे, 140 देश कुल थे और उसमें 127वां स्थान अगर हमारा है तो ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, 127वां स्थान बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट में खास बात की गई है कि अभी पूरे विश्व को 131 वर्ष और लगेंगे लैंगिक समानता को प्राप्त करने में। मतलब अभी लैंगिक समानता को प्राप्त करने में पूरे भारत को 121, पूरे विश्व को, विश्व की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे विश्व को, अगर पूरे विश्व में हम लोग देखें कि लैंगिक समानता आ जाए तो पूरे विश्व को इस लैंगिक समानता को प्राप्त करने में अभी 131 वर्ष और लगेंगे। करेक्ट है? चलो, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ जाए। जून 2023 में मर्सर द्वारा जारी किए गए कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार रहने के लिए विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है ना? तो विश्व का सबसे महंगा शहर जो रहने के लिए है वो कौन सा है, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो विश्व का सबसे महंगा शहर है जिसमें पहला स्थान है हांगकांग का, ये सबसे महंगा शहर है। दूसरा स्थान है सिंगापुर का और तीसरा स्थान है ज्यूरिख का। भारत की तरफ से इस लिस्ट में मुंबई शामिल है ना? मुंबई शामिल है, जिसका इस वैश्विक लिस्ट में 147वां स्थान है और भारत के लिए ये सबसे महंगा शहर है। तो भारत का अगर किसी स्थान की बात इसमें किया जाए तो 147वां है, इस लिस्ट में 147वां स्थान है भारत का, वहां 147। और भारत में अगर भारत का पूछा जाए कि सबसे महंगा शहर रहने के लिए भारत का कौन सा है, तो भारत का बेटा जो है शहर सबसे महंगा जो होगा वो कौन सा होगा, एक जो है मुंबई शहर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हांगकांग का उत्तर सही होगा इस प्रश्न के हिसाब से। ये कुछ सूचकांक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा घोषित विश्व के शीर्ष 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में भारत के किस एयरपोर्ट को शामिल किया गया है? ठीक है, तो देखो, भारत का सबसे व्यस्ततम जो हवाई अड्डा है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है ना? जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का है, नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, ये भारत का सबसे व्यस्ततम है। और विश्व में अगर हम इसका विश्व में विश्व में अगर हम इसका स्थान देखें तो विश्व में इसका स्थान 9वां है ना? विश्व में इसका स्थान 9वां है। अगर हम देखें कि विश्व का सबसे महंगा हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है, तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो जॉर्जिया अटलांटा में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जॉर्जिया अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो हवाई अड्डा है हर्ट्सफील्ड, ये विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। क्लियर है? विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। ठीक है, और भारत का सबसे व्यस्ततम कौन सा हो गया? इंदिरा गांधी। अगर ऑफिस में मुझे कोई सुन रहा हो तो 2 मिनट के लिए अंदर आ जाए। जून 2023 में अरब सागर में उत्पन्न हुए बिजरपाय चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? बिजरपाय, तो बिजरपाय का शाब्दिक अर्थ होता है आपदा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बेटा आपदा, आपदा। और बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया, इसका नामकरण किया बेटा बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया। और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, 4 राज्य प्रभावित रहे। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, 4 राज्य इससे प्रभावित रहे। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, 4 राज्य इससे प्रभावित रहे। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो अभी क्लियर हो जाएगा ये वाला। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो। सैन्य कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? यह सम्मेलन एक बार पूछा भी जा चुका है जब इससे पहला आयोजन हुआ था। तीनों सेना प्रमुखों का यह सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें तीनों सेनाओं के आपसी सामंजस्य और नई चुनौतियों पर बात की गई। आपसी सामंजस्य और तीनों सेनाओं की जो नई चुनौतियां हैं, न्यू चैलेंजेस है, उस पर बात की गई। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी राइट। ठीक, हाल ही में वीरता पदक पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन सी है? ठीक है, तो हाल ही में
वीरता पदक पर, ऐसे प्रश्न पैट के सबसे पसंदीदा प्रश्न है और पैट में हमेशा पूछे जाते हैं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, ठीक है, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा है, ठीक है, एक प्रशिक्षित प्रशिक्षित पायलट है और इनको पहली महिला वायुसेना अधिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ, जिनको वीरता पदक अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। तो बी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट रिटर्न टू रूट्स किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है? देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दो बातें की गई हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी है उसमें दो बातें बहुत स्पष्ट की गई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि पहली बात कि हमें पारंपरिक तकनीकों को बदल के आगे चलना है, और दूसरी बात हमें अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना है। मतलब जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो रूट्स, जो रिटर्न टू रूट्स मतलब अपने जड़ों की तरफ वापस आइए, जो रिटर्न टू रूट्स है बेसिकली वही है। तो ये लद्दाख के द्वारा आपका चालू किया गया है ना, लद्दाख के द्वारा चालू किया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें हम जहां से आए हैं, हमारी जो पुरानी तकनीकें कैसी रही हैं, कैसे हमने मतलब चीजों को किया है, कैसे हम यहाँ तक आगे बढ़े हैं, तो लद्दाख ने इसको शुरू किया है। और इसमें लद्दाख का जो रिटर्न टू रूट्स में लद्दाख का जो सहयोगी देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रेरणा लेके चीजें की जा रही हैं और केवल 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए, सदस्यों के लिए, मतलब दो कक्षाओं के लिए 11वीं और 12वीं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो सांस्कृतिक समृद्धि और विरासत है उसको जो ले जाने की साथ में आगे की प्रक्रिया है वो है, इसमें जो साझीदार देश है बेटा वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का बेटा पहला फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है ललितपुर में। ललितपुर आप सभी लोग जानते हैं कि दो जो जिले ऐसे हैं जो लटके हुए हैं, ललितपुर और जो है मिर्जापुर, जो आपका है सोनभद्र जो है वो यहाँ पे ऐसे लटके हुए। तो ललितपुर इसका सही उत्तर है। तो उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपका कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ललितपुर। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है, आप जहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। एक मेडिकल डिवाइस पार्क है ना, ये फार्मा पार्क है, और एक आता है आपको मेडिकल डिवाइस पार्क, ये भी बहुत बड़ा बन रहा है 350 एकड़ में। तो मेडिकल डिवाइस पार्क बेटा है ना, ये नोएडा में शुरू किया जा रहा है, नोएडा है ना, यमुना एक्सप्रेस वे पर नोएडा में इसका जो है 350 एकड़ में निर्माण हो रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर फार्मा पार्क आए तो ललितपुर है, और मेडिकल डिवाइस पार्क आए बेटा तो मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो यमुना एक्सप्रेस वे पर नोएडा में किया जा रहा है। इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? नोएडा हो जाएगा, या इसको आप गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं, है ना, गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं। तो इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अलग अलग नाम है, ठीक है। तो नोएडा या गौतम बुद्ध नगर, हाँ, यमुना एक्सप्रेस वे पे इसको शुरू किया जा रहा है, ठीक है। जून 2023 में अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो देखो नए नए भारत के जो सपने हैं इसका शुभारंभ किया गया मेटा, फेसबुक के सारे नए वर्जन जो हैं, फेसबुक जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट चला रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर अमृत जनरेशन अभियान में नए भारत के सपनों का जो प्रारंभ किया गया है वो यहाँ पे किया गया। 16 से 18 वर्ष के युवाओं को प्रेरित करना कि कैसे वो इस ग्लोबल इंडस्ट्रीज में, इस वैश्विक परिदृश्य में अपने टैलेंट को लेकर बाहर आ सकते हैं। इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मेटा के साथ मिलकर अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने को शुरू किया गया है। तो इसमें मेटा को आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। आइए 13 का बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को कब समर्पित किया? नवनिर्मित संसद भवन से एक प्रश्न आपका आना ही आना है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो 14वां प्रश्न आपका है कि नवनिर्मित संसद भवन को कब किया? तो इसकी डेट आप लोगों को याद ही होगी, है ना, हाँ, 28 मई 2023 को इसकी डेट याद रखिएगा, ठीक है। नया जो संसद भवन है वो प्रस्तुत किया गया। इसमें कुछ चीजें आप लोग याद रख लीजिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको शुरू किया गया, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है, जो कंपनी का नाम है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग किलोमीटर, 4 मंजिला इमारत है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था, ठीक है। अगर हम इसके वास्तुकार का नाम याद रखें तो बिमल हसमुख पटेल जी इसके वास्तुकार है ना, बिमल हसमुख पटेल जी इसके वास्तुकार है। इसी उपलक्ष्य में 75 रुपए का स्मारक एवं डाक टिकट भी जारी किया गया। 75 रुपए का स्मारक एवं डाक टिकट भी इसमें जारी किया गया। पुराने संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को
द ड्यूक ऑफ कर्नाटक ने रखी थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर जनरल इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया। करेक्ट है, 18 जनवरी 1927 को। खैर हमें ये याद रखना है, ये हमारे लिए इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये भारत का संसद भवन है। 75 रुपए का स्मारक और डाक टिकट जारी किया गया। डेट आपको याद रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई, 28 मई 2023। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 970 मई 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, डेंगू इस समय जो हो रहा है बहुत खराब चीज है, मतलब मैं बहुत तकलीफ झेल रहा हूँ उस समय। सभी लोग अपना ख्याल रखें, आप लोगों की परीक्षा है। डेंगू में प्लेटलेट्स जब कम आते हैं तो आपका शरीर, आपकी आंखें आपके साथ नहीं होती हैं, मतलब उस शरीर का मूवमेंट और चीजें बहुत दूसरी स्थिति में होती हैं। इस समय किसी भी चीज से आप बीमार मत होइए, अपना ख्याल रखिए, है ना। और ईश्वर आप लोगों को इस बीमारी से दूर रखे, है ना। ये अच्छी चीज नहीं है, खराब बीमारी है, ठीक है। चलिए, मई 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया, ये बेटा आपको बताना है। तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा और मानकों के क्षेत्र के में निर्देश, कार्याभ्यास, शिक्षण प्रदान करना, ठीक है। तो कहां किया गया? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। जून 2023 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? अब आपको इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि पहला स्थान इसमें किसका रहा है और अंतिम स्थान किसका रहा है। तो पहला स्थान तो रहा है बेटा डेनमार्क का, है ना। डेनमार्क का स्थान रहा है पहला, ठीक है। और अंतिम स्थान जो है वो है वेनेजुएला का, वेनेजुएला का, ठीक है। भारत की जो रैंक है बेटा वो इसमें 40वीं है। भारत का जो स्थान है वो इसमें 40वां है। कुछ लोग अभी भी तुक्का मार रहे हैं। 14 है ना, 40वां रैंक भारत का है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो DAP डाई अमोनिया सल्फेट कहां लॉन्च किया, है ना। हाँ, इफ्को द्वारा निर्मित विश्व का पहला DAP सेंटर कहां पे लॉन्च किया? नई दिल्ली में लॉन्च किया, है ना। और गुजरात के कलोल में प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र, तो ये कहां पे किया गया बेटा? गुजरात, गुजरात के कलोल में प्रधानमंत्री जी द्वारा। ये एक अलग जानकारी है, ये एक अलग जानकारी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका सही उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया। यह परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काकरा पार परियोजना के बारे में आप जानते ही होंगे कि काकरा पार भारत के किस राज्य में स्थित है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है ना, यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? ए हो जाएगा, करेक्ट है, गुजरात राज्य में स्थित है। जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुने गए 5 नए गैर स्थायी सदस्यों में कौन सा देश शामिल नहीं है ना। तो 5 गैर स्थायी सदस्यों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो अल्जीरिया है, हाँ, स्लोवेनिया है, सियरा लियोन है, अल्बानिया नहीं है, अल्बानिया नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, अल्बानिया नहीं है, ठीक है। अब हमें ये देखना है, थोड़ा सा ये देख लीजिए 5 नए गैर स्थायी जो सदस्य वो कौन कौन से हैं, है ना। 6 जून 2023 को चुने गए अल्जीरिया है, गुयाना है, दक्षिण कोरिया है, सियरा लियोन है और स्लोवेनिया है, ठीक है। गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नवनिर्वाचित 5 देश स्थान इनका लेंगे। अल्बानिया चला गया, ब्राजील चला गया, गैबन चला गया, घाना चला गया और संयुक्त अरब अमीरात UAE चला गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 जो स्थायी सदस्य वो कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस है। ये एक साथ लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। यूनाइटेड किंगडम एक ही है, हम लोग यूके मतलब इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस है, ठीक है।
तो ये स्थायी सदस्य है और ये नया स्थायी सदस्य जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर बेटा क्या हो जाएगा? अल्बानिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए जून 2023 में टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी टाटा अगरतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर लिथियम आयन एवं सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं। पिछले पेपर में अगर आपने पेट में देखा हो तो 4 ज्ञापन और हस्ताक्षर एमओयू वाले क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, मतलब हस्ताक्षर भी किए थे तो भी आपसे पूछे गए थे। ठीक है, इसको गुजरात में किया गया, साड़ंद क्षेत्र में। ठीक है, गुजरात में किया गया, गुजरात के साड़ंद क्षेत्र में इसको किया गया है। ठीक है, गुजरात के साड़ंद क्षेत्र में। और इसका उद्देश्य हमारा ये है कि हमें निर्भरता को कम करना है। चीन और दक्षिण कोरिया पर जो भारत की निर्भरता है उसको हमें क्या करना है? कम करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? बी गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत देश कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है? जल जीवन मिशन के बारे में हम लोग जानते हैं, तो जल जीवन मिशन के तहत कितना प्रतिशत परिवारों को हम लोगों ने पेयजल उपलब्ध करा दिया है? तो बेटा 60% परिवारों को हम लोग इस समय पेयजल उपलब्ध करा चुके हैं, 60% परिवारों को। ठीक है, कई राज्य ऐसे हैं जो 100% कवरेज में है, 60% है ना, 60% को भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। ठीक है, अब कई राज्य ऐसे हैं जो 100% कवरेज के हैं। ये वाला पॉइंट, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी ये बात क्लियर कर ले पहले। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने की थी। सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब, दादर नागर हवेली, दमन दीप ये एक साथ है। ठीक है, और पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार, इतने बेटा जो है समूह ऐसे हैं जो 100% जल कवरेज को प्राप्त कर लिया है, मतलब उन्होंने 100% कवरेज को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, बाकी लोगों ने अभी 100% कवरेज को प्राप्त नहीं किया है, बाकी राज्यों ने भी 100% कवरेज को प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश का रक्षा निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कितना रहा? ठीक है, तो 2022-23 के दौरान जो हमारा जो रहा वो 15,920 करोड़ रुपए रहा, 10 गुना की वृद्धि की गई। और 2026 तक हमारा लक्ष्य, इसको 40,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2026 तक का जो लक्ष्य लिया गया है वो कितना लिया गया है? 40,000 करोड़ का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या है? बी है। ठीक है, और इसमें वृद्धि कितनी है? 10 गुना की वृद्धि है। क्लियर है, 10 गुना की वृद्धि इस पर की गई है। 14 से 19 अप्रैल 2023 तक एससीओ बाजरा खाद्य महोत्सव कहां मनाया गया? 2023 को मोटे अनाजों का जो है अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, और 14 से 19 अप्रैल 2023 तक एससीओ बाजरा का खाद्य महोत्सव कहां मनाया गया? इसका आपको उत्तर देना है। 2023 मतलब बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है मोटे अनाजों के लिए, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका उत्तर से आपका क्या होगा बताइए? मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक थी वो कहां पे थी? वाराणसी में हुई थी। ये तो मैं आपको बता भी चुका हूं, एक बार और देख लीजिए। एससीओ पर्यटन मंत्रियों की अगर बैठक आपसे पूछा जाए तो ये कहां पे हुई थी बताओ? वाराणसी में हुई थी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर किस शहर में शुरू किया गया? ठीक है, तो भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर बेटा कहां शुरू किया गया? मुंबई में शुरू किया गया। ठीक है, एप्पल अभी तक इमेजिन के सहयोग से या ऑनलाइन ही मोबाइल बेचता था, लेकिन इनका पहला जो रिटेल स्टोर है वो कहां पे शुरू किया बताइए? मुंबई में शुरू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। भारत में वर्तमान में लगभग 95% जो यूजर्स हैं वो एंड्रॉइड यूजर्स है, 95% एंड्रॉइड यूजर्स है, 5% ही जो यूजर्स हैं वो आईफोन यूजर्स है। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर क्या होगा? मुंबई हो जाएगा। करेक्ट है। 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बताओ, 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? गुजरात का कि महाराष्ट्र का? ठीक है, 63वां स्थापना दिवस था 1 मई 1960 को। हाँ, गुजरात के 17 जिलों को अलग करके महाराष्ट्र बनाया गया था, तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों हो जाएगा। और दोनों का स्थापना दिवस कब मनाया गया बताओ? 1 मई को मनाया गया। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र बोथ, याद रखना है।
केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 10 मई 2023 को हरित सागर लॉन्च किया है। हरित सागर क्या है? ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश है। इसका मतलब है कि आप बिजनेस करिए, व्यापार करिए, सब करिए, लेकिन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए करिए, प्रकृति की सुरक्षा और रक्षा करते हुए करिए। तो ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश जो है बेटा, वही है ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश हरित सागर ऐप है। तो हरित सागर लॉन्च किया गया, मतलब सब कुछ करना है लेकिन प्रकृति को ध्यान में रखकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया गया है ना? बताओ। विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन बेटा हमेशा एक ही जगह किया जाता है, ये कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां पे किया गया बताओ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में हमेशा इसका जो है आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। अगर हमें स्थान का नाम याद रखना हो तो स्थान का नाम क्या होगा? जेनेवा, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसको किया गया। एक और बात याद रखना बेटा कि चीन के विरोध के कारण इसमें ताइवान को आमंत्रित नहीं किया गया। ताइवान को आमंत्रित नहीं किया गया चीन के विरोध के कारण। सही उत्तर इसमें क्या होगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड सही उत्तर है। और हाँ, चीन के विरोध के कारण ताइवान को यहाँ पर जो है आमंत्रित नहीं किया गया। करेक्ट है। आइए, जून 2023 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई? जून 2023 में ब्रिक्स देशों के, आज हम लोग 3 महीने का करंट कवर कर रहे हैं, अप्रैल, मई और जून का, ठीक है। थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों में कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की ऊर्जा, आप लोगों का सपोर्ट ही मेरी ताकत है। और आपको देख के मैं ऐसा नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं बीमार हूं, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा सा ग्लूकोज ले हुई। चलिए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में हुई, और भारत की तरफ से केपटाउन, और भारत की तरफ से जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। करेक्ट है, सही उत्तर डी हो जाएगा। ब्रिक्स तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। आइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा गंतव्य में कौन सा देश शामिल नहीं था? ठीक है, तो अभी जो विदेशी यात्रा हुई है उसमें जापान तो शामिल था, पापुआ न्यू गिनी भी शामिल था, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, इंडोनेशिया शामिल नहीं था। इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं था। अभी आप लोगों ने देखा कि जापान के प्रधानमंत्री जी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन और क्वाड लीडर समिट को संबोधित करने गए थे। एक इसमें बेटा बहुत जरूरी बात है, सबसे पहले वो जापान गए थे, दूसरे नंबर पर पापुआ न्यू गिनी गए थे, और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया गए थे। पापुआ न्यू गिनी जो बेटा है वो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने अभी तक पापुआ न्यू गिनी की यात्रा नहीं की, तो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये प्रथम यात्रा है यहाँ पर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला सेगमेंट, ठीक है। तीनों जगह गए थे, सबसे पहले जापान गए थे, फिर यहाँ गए थे, फिर यहाँ गए थे, और ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की जो है पहली यात्रा है, ठीक है। इंडोनेशिया गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां पर विकसित किया जा रहा है? बताओ। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बेटा ठाणे महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, याद रहेगा, ठाणे महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। भिवंडी है ना, भिवंडी। अगर गांव का भी नाम पूछा जाए तो भिवंडी, ठीक है। भिवंडी पहला। दो इंफॉर्मेशन और याद रखनी है, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल जो पंचायत है वो क्या है? पल्ली, जिला सांबा, जम्मू कश्मीर। ये देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, और देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला ये मांजुली है, असम में। ये दो और इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, और ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। करेक्ट है, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली है। कहां पे है बेटा? जिला सांबा, जम्मू कश्मीर में। और देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जो जिला है वो मांजुली है, असम का, ठीक। और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो भिवंडी, ठाणे, महाराष्ट्र होगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। भारत के पहले भारतीय सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन भारत के किस स्थान पर किया गया? यह उद्घाटन बेटा चंडीगढ़ में किया गया, और इसका उद्देश्य है कि सभी युद्धों में, अभी तक के जितने सभी युद्ध हुए हैं भारत के, उन सभी युद्धों में भारतीय वायुसेना ने जो अपने अथक प्रयास किए हैं, उन अथक प्रयासों को संजो कर रखना और दिखाना। तो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र मतलब भारतीय वायुसेना के सभी युद्धों में जो अथक प्रयास रहे हैं, उन प्रयासों को दिखाना, उनको संरक्षित करके रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे मोटिवेट हो सके। तो इसका
तो इसका जो सही उत्तर हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। क्लियर है? आइए, यह एकमात्र विरासत केंद्र है जहां भाई, चलिए इसकी जरूरत। जून 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां किया गया था? कृषि कार्य समूह की बैठक का सब अलग अलग आयोजन हुए हैं, तो कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन का उद्देश्य था कृषि खाद्य मूल्य एवं श्रृंखलाओं में महिलाओं और युवाओं को मुख्य धारा में लाना। ठीक है, हैदराबाद में किया गया और इसका उद्देश्य था कृषि खाद्य श्रृंखला एवं मूल्यों में, क्या बताओ, महिलाओं और युवाओं को मुख्य धारा में लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, मुख्य धारा में लाना, तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। मई 2023 में किसका ब्रिटेन के नए महाराज के रूप में राज तिलक किया गया? हम सभी लोग जानते हैं कि 8 सितंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद ब्रिटेन की राजगद्दी खाली हो गई थी। चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज, है ना, चार्ल्स थर्ड जिनको हम कहते हैं, इनका पूरा नाम अगर आ जाएगा पेपर में तो इनका पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज ब्रिटेन का पूरा नाम है और इनको राजगद्दी सौंपी गई है। ठीक है, हाँ, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 8 सितंबर 2022 को। 8 सितंबर 2022 को उनकी मृत्यु हुई थी। भारत की तरफ से जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं भारत की तरफ से, है ना माननीय, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है ना, तो उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। क्लियर है? हाल ही में जारी देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 के अनुसार 2030 तक देश का निर्यात कितना लक्षित किया गया है? बताओ। तो 2000 जो है बेटा $2 ट्रिलियन, है ना, कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? $2 ट्रिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है ना, सभी लोग जुड़ते जाएं और संस्था की वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें सभी बेटा, है ना, सभी बच्चे। इसका क्या $2 ट्रिलियन है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने किस नाम से राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री ऐप को लॉन्च किया? बताइए। हाँ, ये सागर सेतु से लॉन्च किया गया है बेटा, सागर सेतु नाम से लॉन्च किया गया है इसको। ठीक है, सागर सेतु नाम से लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है पोत, समय प्रबंधन आदि के विषय में सभी को जानकारी देना। पोत, समय प्रबंधन, ठीक है, जैसे किस समय खाली है, किस समय भरा है, किस समय आना है, किस समय अवेलेबिलिटी है, किस समय अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए सागर सेतु को लिया गया। ठीक है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, है ना? तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी गए थे और इसका आयोजन कहाँ किया गया? जापान में किया गया। एक चीज इसमें याद रखिएगा, पहले जो इसका आयोजन था पहले वो ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जो बाइडेन जी के नहीं पहुंचने के कारण यहाँ पर ये प्रस्ताव जो प्रस्तावित था वो रद्द हो गया और फिर ये कहां पर हुआ? जापान में हुआ। तो पहले जो ये प्रस्तावित था वो कहां पे प्रस्तावित था? ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित था। अब ये कहां पे हुआ बताओ? जापान के हिरोशिमा में हुआ। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, चार इसमें देश शामिल है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यही चार देश शामिल है इसमें क्वाड में। क्वाड की स्थापना जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, हाँ, क्वाड की जो स्थापना थी बेटा वो जो है 2017 में हुई थी और इसका उद्देश्य है मुक्त खुले समुद्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना। ठीक है, अब हाँ, अब 2024 का जो क्वाड सम्मेलन है वो भारत में है। अगर 2024 का जो इस वर्ष का क्वाड सम्मेलन होगा वो कहां पे होगा? भारत में होगा, अगला वाला, है ना। ये वाला कहां पे हुआ? जापान में होगा। ठीक है, चलो। चलो आ जाओ। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सरस्वती सम्मान, क्वाड में भारत शामिल है बेटा, घबराओ मत। कोई कह रहा है सर भारत शामिल नहीं है, हाँ, भारत शामिल है क्वाड में। ठीक है, चलो। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सभी लोगों को पता होगा, शिव शंकरी जी को सम्मानित किया गया है इससे। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए। तमिल, हाँ, तमिल लेखक है और तमिल लेखक जो है शिव शंकरी जी को इसको सूर्यवंशम के लिए
सूरवंशम, ठीक है। इनके जो उपन्यास के लिए सूरवंशम के लिए इनको शामिल जो है सरस्वती सम्मान 2019 में इन्होंने उपन्यास लिखा था, तमिल संस्करण सूरवंशम के लिए शिव शंकरी जी को दिया गया। के बिरला फाउंडेशन की ओर से ये दिया जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार है सरस्वती सम्मान देश का, ठीक है। 1991 में जो है इसकी प्रारंभ हुआ था और 1991 में जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था बताओ? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। हरवंश राय बच्चन जी को बेटा इसका प्रथम दिया गया था, पहला दिया गया था। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास सिलनेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सिलनेक्स इंपोर्टेंट है, 4-5 समुद्री अभ्यास हैं जिन्हें आपको देखना है। सिलनेक्स जिसमें से इंपोर्टेंट है, तो कहाँ पे आयोजन किया गया था बताइए? कोलंबो में आयोजन किया गया, ठीक है। कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया, ठीक। कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। डी ऑप्शन गलत है बेटा, ए सही होगा। कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया। थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम लोग देखें कवच कहां पे हो, किस किस के बीच हुआ, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कवच है वो अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, मतलब तीनों भारतीय सेनाओं के लिए हुआ। हाँ, इन्हीं उचास की अगर हम लोग बात करें तो वो जो है वायुसेना, यह एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, ग्रीस में हुआ। कहां पे हुआ? ग्रीस में हुआ। अजय वारियर यूके में हुआ, भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है अजय वारियर, कई बार पूछा जा चुका है। समुद्र शक्ति साउथ चाइना सी में हुआ, भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच में हुआ, ठीक है। और एक्सरसाइज कोप इंडिया जो कहते हैं, ठीक है, वो भारत और यूएसए की सेनाओं के बीच में हुआ। तो ये हम लोगों को याद रखना है, 4-5 जो इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है इनको आप याद रख लीजिए, ठीक है। आइए, हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस 2 मिशन किस उपग्रह के लिए नासा का आगामी मिशन है बताओ? इस समय तो हम लोग चंद्रयान की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब नासा के चंद्रमा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नासा भी 1972 के बाद अब अपना दूसरा मिशन भेजने जा रहा है। 1972 में नासा ने पहला मिशन चंद्रमा के लिए किया था, पता नहीं किया था कि नहीं किया था, तो लोग तो कहते हैं किया था। अब चंद्रमा की तरफ दूसरा मिशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान आया था तो ये कहा गया था कि भाई नासा का ये मिशन जो उस तरफ गया, इतनी साफ साफ पिक्चर है, तो उस पर बहुत सारे लोगों को डाउट हुआ था। तो किया था नहीं किया था ये तो ईश्वर जाने, ठीक है। हाँ, तो इसका सही उत्तर चंद्रमा होगा, ठीक है। मई 2023 में 49वें जी समिट का आयोजन कहां पे किया गया? 49th जी समिट का आयोजन कहां पे किया गया मई 2023 में बताइए? जापान में किया गया, अभी हम लोगों ने क्लियर किया था। और जापान में भी कहा किया गया? हिरोशिमा में किया गया, ठीक है। हाँ, हिरोशिमा में किया गया, करेक्ट है, चलो क्लियर किया था। आयोजन स्थल हिरोशिमा है, 49वां था, ठीक है। अतिथि देश जो था यूक्रेन था, अतिथि देश यूक्रेन था, ये इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। सभी सम्मिलित देश थे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली। इसके बारे में और जानते हैं। इसका गठन वर्ष 1975 में किया गया, G7 का। सदस्य देश है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूरोपीय संघ। प्रथम सम्मेलन का आयोजन 1975 में फ्रांस में हुआ था, ठीक है ना, फ्रांस में हुआ था। कभी इसको G8 भी कहा जाता था, 2014 तक रूस इसका सदस्य था तो इसको G8 कहा जाता था, लेकिन अब इसको क्या कहा जाता है? G7 कहा जाता है, करेक्ट है। अब G7 कहा जाता है, तो रूस 2014 में फिर इसका सदस्य नहीं रहा, ठीक है। चलो, क्लियर है। अब 8 वाला अगले अगले वाले में पढ़ना, जब 8 हो गया है। अभी 7 ही के नाम से हुआ था तो 7 नाम से ही याद रखना है। अब जो 8वां हुआ है उसको बाद में देखेंगे। आइए, हाल ही में किस महिला एम्पायर ने पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहली ऑन फील्ड एम्पायर बन के इतिहास रचाया? बताइए, किसने रचाया? बताइए। किम कॉटन। न्यूजीलैंड में खेले गए मैच में श्रीलंका और न्यूजीलैंड का 2020 था दूसरा मैच, ये न्यूजीलैंड की ही है और इन्होंने इतिहास रचा, ठीक है, किम कॉटन ने। और ये न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में मैच था, है ना। और इसमें दूसरा जो T20 था, इसी में एम्पायरिंग करके इन्होंने, तो किसका क्या उत्तर हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का शुभारंभ किया? गज उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, और गज उत्सव का जो शुभारंभ किया गया वो कहाँ किया गया ये आपको बताना है। तो एक काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया बेटा, असम में, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में किया गया।
और काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, और ये कहां पे है बताओ, असम में है, ठीक है, असम में है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक और दो तीन चीजें इसमें याद रख लो, ठीक है। अब देखो, हाथियों की जनसंख्या के अगर हम शीर्ष 3 राज्यवार विवरण देखें तो हाथियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा कहां पे, कर्नाटक में है, उसके बाद कहां पे, असम में है, और उसके बाद कहां पे, केरल में है, ठीक है। लगभग हम लोग देखें तो वर्तमान में देश में 31 हाथी रिजर्व है, ठीक है। विश्व एलिफेंट दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, 12 अगस्त को विश्व एलिफेंट दिवस मनाया जाता है। और 1900 जो 92 था उसमें एलिफेंट संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, है ना। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी बताओ, 1992 में की गई थी, करेक्ट। चलो, ठीक है, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी, कर्नाटक, असम और केरल। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के मामले में किस स्थान पर है? हाँ, पहले पर, दूसरे पर, या तीसरे पर, या चौथे पर, ठीक है। तो पहले पे है बेटा बिहार, दूसरे पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है यूपी, और चौथे पे है गुजरात, चौथे पे है गुजरात, ठीक है, करेक्ट है, चौथे पे है गुजरात, क्लियर है। हाँ, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 40,000 से ज्यादा जो है जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो सी उत्तर सही होगा, ठीक है, सही होगा हमारा सी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 अप्रैल 2023 को रामबन बिहार कुनफर सुरंग का उद्घाटन किया है। सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? यह सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी सुरंगों का इस समय काम चल रहा है, टनल्स का, और उसमें एक ये भी है, यह जो है नासरी रामबन, जो हम लोग नासरी से रामबन को जोड़ेगी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। इसकी लोकेशन अगर हम लोग कहें तो इसकी लोकेशन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। जीवन में अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप जम्मू कश्मीर घूमने जरूर जाइएगा। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कश्मीर से सुंदर कुछ नहीं देखा। कश्मीर बहुत सुंदर है ना। मैंने अपने जीवन में कश्मीर से सुंदर कुछ नहीं देखा। जम्मू कश्मीर, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर है, ठीक है। चलो आगे लिखता है, हाल ही में सिविल उच्च ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? ये रूस में। किस देश में है? रूस में है बेटा, है ना। रूस की जो है आपको यहाँ पे लोकेशन याद रखनी है, यह रूस देश में है, और इससे पहले 2007 में यहाँ पे विस्फोट हुआ था, ठीक है। और ये रूस का सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, और वो इसके बाद फिर हुआ, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। 2023 में विपणन सत्र 2023-24 के लिए धान सामान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया? तो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है वो 2183 रुपए रखा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसके समर्थन मूल्य में हुई, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो मूंग के समर्थन मूल्य में हुई, है ना। ये 10.35% के आसपास की वृद्धि है। अगर हम रुपयों में देखें तो वो 803 रुपए की वृद्धि हुई है, करेक्ट है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 803 रुपए की वृद्धि है, और सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो मूंग में हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, तो वो 2183 रुपया यहाँ पे तय किया गया है, ठीक है। चलो, यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यूरोपीय संघ और भारत जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, विमानन शिखर सम्मेलन का, वो किया गया बेटा नई दिल्ली में। और लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक, या हम लोग कहें हाँ 2025 तक, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और बेटा इसका लक्ष्य जो रखा गया वो लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक 121 हवाई अड्डों को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, ठीक है। लक्ष्य है, डाटा एक ले लीजिए, 2025 तक 121 हवाई अड्डों को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई? ठीक है, अभी हम लोगों ने पर्यटन मंत्रियों की पढ़ी थी, तो अभी रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई? तो आतंकवाद को खत्म करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की भारत की तरफ से, ठीक है, राजनाथ सिंह ने। तो ये हो जाएगा बी।
केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री ने संसद मार्ग में प्रधान डाकघर में किस योजना में खाता खोलकर योजना का शुभारंभ किया? निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट में एक योजना महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाई गई थी, जिसका नाम था महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, है ना? तो इस महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना का जो उद्घाटन किया गया वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किया गया। और स्मृति ईरानी जी द्वारा जो संसद भवन मार्ग पर प्रधान डाकघर है उसमें खाता खोलकर इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 की अवधि में 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए अधिकतम निवेश करेंगे, जिसमें 7.5% की ब्याज दर प्राप्त होगी। तो निवेश कितने का है? अधिकतम 2 लाख रुपए का। और ब्याज दर कितनी है? 7.5% की ब्याज दर इसमें है। करेक्ट हो गई बात? चलो, ये सब आपको याद रखना है आगे। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? गंगूबाई काठियावाड़ी को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं थोड़ा सा बेटा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो है ताकत कम हो रही है ना, शक्ति मेरी आज कम हो रही है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, है ना। हाँ, आज बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी मैनेज करिएगा क्योंकि एनर्जी जो है डाउन हो रही है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गंगूबाई काठियावाड़ी। तो अब देखो इसमें कितने अवार्ड आपको याद रखने हैं? इसमें आपको याद रखने हैं इतने अवार्ड। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस का अवार्ड मिला है बधाइयों को। बेस्ट एक्टर पुरस्कार अवार्ड मिला है राजकुमार राव को। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट एक्टर महिला का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रेम चोपड़ा जी को, है ना। प्रेम चोपड़ा जी को तो जान ही रहे होंगे, है ना, है ना। हाँ, प्रेम चोपड़ा जी को तो जान ही रहे होंगे। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस बधाइयों। अब दो अवार्ड अलग अलग है ना। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात आए तो गंगूबाई है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक चॉइस की बात आए तो बधाइयों। ठीक है, इन दो को अलग अलग याद रखना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। नीति आयोग के किस संस्था के सहयोग से तैयार सामाजिक क्षेत्र पर सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जो है लागू किया गया? ठीक है, यूएनडीपी और इंडिया इन दोनों ने सहयोग से लागू किया गया, है ना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है कि भारत की आजादी से लेके अब तक केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों को उजागर करने के लिए, मतलब भारत की आजादी से लेके अब तक लगभग हम लोग जिन वर्षों में हैं 75 76 77, तो उन वर्षों में जो भी प्रयास किए गए हैं अब तक राज्य सरकारों द्वारा और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा, उन सभी प्रयासों का गुणगान करने के लिए, उनको उजागर करने के लिए 14 क्षेत्रों को लिया गया और नीति आयोग ने यूएनडीपी के सहयोग से क्या बताओ सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 तैयार किया, जिसमें उन सारी विषय वस्तुओं को संकलित किया गया। ठीक है, चलिए। तो यूएनडीपी और इंडिया, इंडिया की तरफ से नीति आयोग और यूएनडीपी तो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलो, पिछले 5 वर्षों के दौरान देश के कुछ कुल कोयला उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो पिछले 5 वर्षों में अगर हम लोग देखें तो लगभग बेटा बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? इसका उद्देश्य है कि कोयला मंत्रालय की प्राथमिकता घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाकर कोयला आयात पर निर्भरता को कम करना। ठीक है, चलो। तो वृद्धि बेटा जो हुई है वो 22.6% की लगभग हुई है ना। 22.6% आपका आंकड़ा बिल्कुल सही है, करेक्ट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? मीडिया तो इस समय बहुत बढ़िया काम कर रही है, आप लोगों ने देखा ही होगा, कोई कहने की बात ही नहीं है। पहला स्थान बेटा इसमें किसका है? नॉर्वे का। ठीक है, 7वें वर्ष लगातार पहले स्थान पर है। तो पहला स्थान है बेटा इसमें नॉर्वे का, दूसरा है आइसलैंड का। ठीक है, पहला नॉर्वे का, दूसरा आइसलैंड का है। अंतिम स्थान की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर कोरिया का है 180वां। 180वां जो अंतिम है वो किसका है बताओ? उत्तर कोरिया का है। क्लियर हो गई बात? चलो, अब आपसे बात की गई है यहाँ पर कि भारत का स्थान क्या होगा। तो भारत का स्थान बेटा जो इसमें है वो कितना है? 161वां। अब देखो, मतलब हम बहुत नजदीक हैं बेटा, जिस तरीके से हम गिर रहे हैं कहीं हम ऐसा ना हो कि कोरिया को पीछे कर दें, है ना। कहीं हम ऐसे ना हो कि कोरिया को पीछे कर दें, है ना। आइए,
एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है ना? एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये गोवा में आयोजित की गई, एस जयशंकर जी की अध्यक्षता में, गोवा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर बेटा जीतू है, वारासिंगा है। ठीक है, हाँ, जीतू वारासिंगा। अभी इस बार तो इसको भाई अच्छे से पढ़ना है, वारासिंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुए, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ऑफिशियल एंथम था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। खेलो इंडिया का गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में और गौतम बुद्ध नगर में। कहा किया गया? 4 शहरों में किया गया और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। तो टोटल 5 जगह में है, जिसमें 4 उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, शुभंकर क्या है बताओ? जीतू वारासिंगा यहाँ का शुभंकर है। अगर हम लोग देखें यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 स्वर्ण पदक जीते, मतलब पंजाब का पहला स्थान है, ये समझ लीजिए। गुरु नानक यूनिवर्सिटी का दूसरा स्थान है 68 के साथ, और जैन यूनिवर्सिटी का तीसरा स्थान है 32 के साथ। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया यहाँ पर और पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, याद रहेगा। आइए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लक्ष्य कार्यक्रम के तहत किस राज्य को राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्राप्त दिया? देखो क्यों दिया गया? लेबर रूम और मातृत्व ऑपरेशन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए जम्मू कश्मीर, पहले हम जम्मू कश्मीर को किन चीजों के लिए जानते थे और आज जम्मू कश्मीर को कैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हाल ही में जीएसआई ने भारत के किस राज्य में लिथियम के भंडार होने की पुष्टि की है, जम्मू कश्मीर के अलावा? तो जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के जो लिथियम, यहाँ पे एक चीज हम लोग भूल गए बेटा, जो यूनिवर्सिटी गेम्स थे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसमें इसमें पहली बार जो है ना, वाटर इवेंट को शामिल किया गया। वाटर इवेंट जिसको कहते हैं रोइंग, है ना, रोइंग खेल जो वाटर इवेंट है, तो पहली बार इसमें वाटर इवेंट को शामिल किया गया। इसको आपको याद रखना है, आ सकता है बेटा। तो रोइंग जो है वाटर इवेंट, पहली बार इस खेल में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, हाँ, हाल ही में जीएसआई ने भारत के किस राज्य में लिथियम भंडार के भंडार होने की पुष्टि की है? तो लिथियम के भंडार होने की पुष्टि कहां पे की गई है बताओ? तो ये नागौर में की गई है, राजस्थान के नागौर में, जहां से पंचायती राज को आपने लागू किया था रेवंत की पहाड़ियों पर। और इतना मिला है कि अगर इसको सही से तराश लिया जाए, राजस्थान के नागौर से, याद आ रहा है, पंचायती राज लागू किया था कहां पर? रेवंत की पहाड़ियों पर। और इतना बेटा, इतना मिला है कि भारत की कुल आवश्यकता का 80% यहीं से पूर्ण हो सकता है, इतना मिला है। अगर हम लोग देखें जम्मू कश्मीर और यहाँ को मिला लें, तो अब अपनी कुल आवश्यकताओं का 80% यहीं से पूर्ण कर सकते हैं। लिथियम एक हल्की धातु है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और इसलिए पानी में तैर सकता है। ठीक है, लिथियम बहुत हल्की धातु है। ठीक है, आइए, केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित चैनल ने कितनी आबादी से अधिक वाले शहरों में 2027 तक डीजल से चलने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? 10 लाख से अधिक आबादी तक। ठीक है, 2027 से डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध है। आबादी कितनी है बताओ? 10 लाख से अधिक है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? मोगा। क्या नाम है बेटा? मोगा नाम है। गोवा के आधिकारिक शुभंकर का मोगा नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष कहां किया जाएगा? तो मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा भारत में, है ना। दिसंबर में इस बार का आयोजन भारत में किया जाएगा और यह आयोजन भारत में दूसरी बार किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बार किया जाएगा। अगर हम इसको एक बार देख लें, 71वां संस्करण है बेटा। दूसरी बार भारत मेजबानी करेगा। 1996 में पहली बार मेजबानी की थी, 27 वर्ष बाद मेजबानी करेगा। भारत की तरफ से प्रतिभागी होंगी वर्तमान मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी सेट्ठी। तो सिनी सेट्ठी जी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे इसमें। ठीक है, और भारत की ये प्रतियोगिता 6 बार भारत की तरफ से जीती गई है। भारत की ओर से जो पहली विजेता थी बेटा मिस वर्ल्ड, वो रीता फारिया जी थी 1966 में, फिर ऐश्वर्या राय 1994 और डायना हेडन 97 में,
और युक्तामुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, मिस वर्ल्ड की बात हम लोग कर रहे हैं, और मानुषी छिल्लर 2017 में। तो 6 बार हम लोगों ने इस प्रतियोगिता को जीता है, ठीक है, 5 है और पहली गीता फारिया थी, करेक्ट है। और ईश्वर करेगा तो इस बार फिर से जो है इस प्रतियोगिता को भारत जीतेगा, शुभकामनाएं। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? भोपाल। जिसका नाम अब क्या है बताओ? रानी कमलापति, है ना, रानी, हाँ, कमलापति स्टेशन भी इसको अब हम लोग कहते हैं। और यहीं से इन्होंने 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ठीक है, 5 को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए, अभी मणिपुर हिंसा ने बहुत तूल पकड़ा था, और मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया? तो अजय लांबा जी की अध्यक्षता में किया गया। एक गुवाहाटी उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, और इनकी अध्यक्षता में जो अजय लांबा समिति है वो मणिपुर का जो विवाद हुआ था उससे संबंधित है, और अजय लांबा समिति का गठन किया गया है, ठीक है। जून 2023 में किसके द्वारा भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला जो है पुलिस ड्रोन यूनिट बेटा लॉन्च किया गया है यहाँ पर ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस द्वारा। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस द्वारा भारत का पहला ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है। जून 2023 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति की 8वीं बैठक का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कहां पे हुआ बेटा? नई दिल्ली में हुआ। यह आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। क्लियर है? बोलो हाँ, नई दिल्ली में किया गया। और 65वां है। जून 2023 में जारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हाँ, NIRF इंडिया रैंकिंग के अनुसार किस शिक्षण संस्थान ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो समग्र श्रेणी में बेटा पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को, है ना। तो IIT मद्रास यहाँ पर पहले स्थान पर रहा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ये दूसरे स्थान पर रहा है, और अगर हम तीसरे स्थान की बात करें बेटा यहाँ पर तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली जो है, जो इसमें नहीं है, IIT दिल्ली वो तीसरे स्थान पर रहा है, वो थर्ड स्थान पर रहा है, करेक्ट है, पहला दूसरा और तीसरा, याद रहेगा। चलो, तो 65 का सही उत्तर जो हमारा क्या होगा वो इसके हिसाब से सी हो जाएगा। जून 2023 में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, और इसका जो है उद्देश्य था बेटा यहाँ पर कि 2047 तक भारत को, मतलब विकसित भारत की संकल्पना के लिए, है ना, पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, और उद्देश्य है 2047 तक इसमें विकसित भारत की संकल्पना की गई, विकसित भारत की संकल्पना की, करेक्ट है। 2023 में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ? है ना, तो 2023 में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन जो 2023 में किया गया बेटा वो कहां पे किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में किया गया। अब जम्मू में मंदिर भी बन रहा है ना, जम्मू कश्मीर में किया गया और वहां पे मंदिर भी बन रहा है। आइए 2023 में व्यसन मुक्त अमृत काल अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? व्यसन मुक्त अमृत काल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किया गया। उद्देश्य बेटा स्वस्थ व्यसन मतलब नशा मुक्त भारत को आगे बढ़ाना, ठीक है, बच्चों के बीच में तंबाकू और नशीली दवाओं के प्रयोग को जागरूकता फैला के कम करना, नशा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। आइए, वर्ष मई 2023 में किस राज्य में स्थित भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो भारत का जो सबसे लंबा स्काई वॉक ब्रिज जो है वो कहां पर बेटा? तमिलनाडु में, ठीक है। कहां पर उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया। 5वां राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए, 70वां। जून 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको फोकस करिएगा। जून 2023 में 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 का अनावरण किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये सही है, ठीक है।
छोटे राज्यों की श्रेणी में मणिपुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये गलत है। गोवा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा ने किया। और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जम्मू और कश्मीर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। तो जो सही होगा वो पहला और तीसरा होगा। पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा। ठीक है। हाँ, बड़े राज्यों की श्रेणी में जैसे कि वहां अभी हम लोगों ने बताया केरल है, फिर छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। ये तीन आपको याद रखने हैं पहले पहले। करेक्ट। मई 2023 में भारत के किस राज्य को पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया? ठीक है, तो पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बेटा किसको घोषित किया गया, ये आपको बताना है। केरल। केरल के साथ बहुत सारी विशेषता यहाँ पे जुड़ी है ना। जैसे पहला ई शासित राज्य तो है ही, ठीक है। पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य भैया, ठीक है। त्रिशूर जो है केरल का, त्रिशूर वो पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग जिला है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, केरल के बाद जब हम लोग यहाँ पे आते हैं वायनाड, जो राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र था, जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया था, है ना। राहुल गांधी जी ने, एक प्रश्न ये भी आ सकता है कहां से इस्तीफा दिया था, वायनाड से, है ना। सभी जनजातीय व्यक्तियों को, जितने भी जनजातीय व्यक्ति थे, सभी जनजातीय व्यक्तियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला है। स्थान कौन सा है? वायनाड। कोल्लम, केरल का जो कोल्लम है वो पहला संविधान साक्षर जिला। तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे केरल से है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, हाँ। ये लाल मुंह क्यों कर रहा है भाई, इतना लाल मुंह क्यों कर रहे हो, है ना, है ना। ई शासित राज्य कौन सा घोषित किया गया बताइए? केरल घोषित किया गया। आइए, केरल। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में टोटली गवर्नेंस केरल कार्यक्रम के दौरान, तिरुवनंतपुरम में टोटली गवर्नेंस, हाँ हाँ बेटा, चलो और तुम्हारी नॉलेज बढ़ा देते हैं। तिरुवनंतपुरम में किया गया घोषित, एक कार्यक्रम हो रहा था टोटली गवर्नेंस, उसी में केरल को किया गया। अब थोड़ा सा ठंडे हो जाओ, बहुत गुस्सा रहे हो तुम, है ना, मुंह लाल हो जाएगा, दिक्कत होगी। मई 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया, तो कहां पे किया बेटा बताओ? तो ये देहरादून में किया गया। कहां पे किया गया? देहरादून में। ये जो छोटे छोटे प्रश्न है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। देहरादून में किया गया। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 73वां। मई 2023 में भारत के किस राज्य में 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी आधारित धार्मिक सर्किट, पर्यटन सर्किट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी, असम, है ना। इसमें असम, और जो संबंधित नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र 74। अब किसे जोड़ेगी? सागरमाला परियोजना में गुवाहाटी में स्थित कामाख्या, पांडुनाथ, अशुक्लांता, डोल गोविंदा, उमानंदा, चक्रेश्वर और हाँ ओनियतीसरात्रा नाम के ऐतिहासिक मंदिरों को एक साथ जोड़ेगी। ठीक है, तो ये बेटा आपको देखो 7 स्थानों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। मई 2023 में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पश्मीना प्रमाणन केंद्र की घोषणा की? पश्मीना व्यापार को सुव्यवस्थित रूप से बढ़ाने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए उत्तराखंड में इन्होंने ये घोषणा की, है ना। उत्तराखंड में पश्मीना केंद्र की घोषणा इन्होंने की है, तो डी ऑप्शन सही। ठीक है, चलो और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना बेटा? तो चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य जो है पंजाब बना, है ना, जिसमें दुर्घटनाओं से बचने के लिए
साइकिल मार्क को भी लेना है और जो है फुट मार्क को भी लेना है। आज मैं घर से सोच के आया था कि मैं शायद 40 क्वेश्चन तक ही आपको करा पाऊँगा, लेकिन आपने इतना साथ दिया, आज मैं व्याख्या कम कर पाया, मेरी ऊर्जा कम थी क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, है ना? लेकिन अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि पूरी जो है ऊर्जा से आपके बीच में रहूँ और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पेट के एग्ज़ाम तक आते-आते और मुझे जितने भी सेशन लेने पड़े उनको मैं लूँगा। मैं स्टैटिक जीके के शायद अब पूरे सेशन ना ले पाऊँ, कम ही सेशन ले पाऊँगा, लेकिन जितने लूँगा महत्वपूर्ण लूँगा, लेकिन मैं करंट अफ़ेयर्स के पूरे सेशन लूँगा। अंतिम समय पे बीमार होने के लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ और जो है मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज मेरी तरफ से इतना ही। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।